Friends, so now let's come to the science and technology part and the topic is CRISPR-Cas9। तो अभी 10 साल पूरे हो गए हैं जब CRISPR-Cas9 की एडिटिंग हुई थी, जीन एडिटिंग का रिसर्च हुआ था। तो इमैनुअल चारपेंटियर एंड बायोकेमिस्ट जेनिफर डोडना ने किया था, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने CRISPR-Cas9 के बारे में बताया था। तो CRISPR-Cas9 एक जीन एडिटिंग टूल है जिसका फुल फॉर्म है दैट इज़ क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं। दैट इज़ डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि हमारे लिविंग बिग्स के हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हमारा हेरिडिटरी है, क्या हम सेम है, किसके बच्चे हैं, तो दैट इज़ द डीएनए। आरएनए जो होता है दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, ये सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए जो होता है दो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, बट आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड होते हैं और ये हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं कुछ वायरसेस के। ठीक है, जीन्स की अगर बात करें तो जीन्स जो होता है ये स्पेसिफिक सेक्शन होता है हमारे डीएनए का, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी लाइंस बनी रहती हैं और उसमें जो जीन होता है दैट इज स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ डीएनए। और ये जो है आरएनए बनाते हैं और प्रोटीन भी बनाते हैं। ठीक है, थ्रू ट्रांसलेशन एंड आरएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। अब जीनोम की अगर बात करें तो जीनोम जो है वो पूरे जो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होते हैं उसमें उसको हम जीनोम बोलते हैं। ये क्रोमोसोम्स को भी इंक्लूड करता है जो हमारे डीएनए का हाउस है एंड द जीन्स। हम मॉलिकुलर सीजर्स क्या होते हैं? मॉलिकुलर सीजर्स वो सीजर्स की तरह एक्ट करते हैं जो भी अनवांटेड डीएनए जो हमको नहीं चाहिए, जो हमारा म्यूटेटेड डीएनए है जिसकी वजह से हमको जो हमारा डीएनए चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमको सारी बीमारियां हो रही हैं, डिसीज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड अनवांटेड डीएनए। अगर हम उसको कट करें, कुछ सीजर यूज़ करते हैं अगर उसको कट करने के लिए, दैट इज़ मॉलिकुलर सीजर। और इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोला जाता है। इट इज़ बिकॉज इनकी एबिलिटी होती है कि अनवांटेड जीन्स को जो है ये रेसिस्ट कर सके और रिस्ट्रिक्ट कर सके। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट पैलियंड्रोपिक रिपीट दैट इज क्रिस्पर क्या है? क्रिस्पर एक जेनेटिक कोड है और सीक्वेंस है जो कि हमारे बैक्टीरिया में फाउंड किया जाता है, बैक्टीरिया में मिलता है। और ये फॉर्म कब होते हैं? जो बैक्टीरियोफेगिस जो होता है, प्रीवियस बैक्टीरियोफेगिस जो हमको इन्फेक्ट करता है उसके द्वारा जो है ये फॉर्म होते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करता है हमारा, अगर मान लीजिए कोई भी वायरस हमारे बॉडी को अटैक किया है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? क्रिस्पर सीक्वेंस को यूज़ करके जो भी वायरस अटैक किया है उसको देखेगा, उसको जानेगा। और ये कैसे जानेंगे? दे डू दिस बाय इनकॉर्पोरेटिंग द वायरस डीएनए इनटू देयर ओन बैक्टीरियल जीनोम। तो अपने बैक्टीरियल जीनोम में पहले वायरस डीएनए को इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके थ्रू जो है जो भी वायरस अटैक किया है हमारी बॉडी को उसको देखेंगे। ये मेथड्स जो है वो फिर क्या बताएगा? बैक्टीरिया प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करेगा, इम्यूनिटी, जब कोई भी वायरस हमारे अगेंस्ट हमारे बॉडी को अटैक करेगा। Cas9 जो है जीन्स है जो कि लोकेटेड होता है वहीं पर आसपास ही। पहले ये इसको एक बार अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ये एक स्पेशल टाइम का एंजाइम बनाएगा विद क्रिस्पर के साथ मिलके। और सिग्निफिकेंस इसका ये है कि कैस एंजाइम जो है इनकी एबिलिटी है कि मॉलिकुलर सीजर्स की तरह एक्ट करते हैं और जो अनवांटेड डीएनए है उसको कट करते हैं। अब क्रिस्पर कैसे वर्क करता है? 3 एलिमेंट्स है इसमें। पहला है गाइड आरएनए, तो पीस ऑफ आरएनए जो कि हमारे टारगेटेड जीन्स के पास लोकेट करते हैं और ये इंजीनियर किया जाता है, लैब में बनाया जाता है। फिर Cas9 है, Cas9 जो है सीजर है जो अनडिजायर्ड डीएनए को कट आउट करते हैं और डिजायर्ड डीएनए को फिर उसके बाद इंसर्ट किया जाता है जो हमारा अनवांटेड डीएनए है उसको कट करने के बाद। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो दैट इज सुसान को जो है मान लीजिए सिकल सेल डिसीज है जो कि सिंगल डीएनए जो हमारा डीएनए म्यूटेट हुआ, चेंज हुआ, उसके कारण कॉज्ड हुई। तो ये देखिए, ये दैट इज़ द ऑरेंज पार्ट इज़ हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और डीएनए पार्ट, एंड ये जो है सेल म्यूटेट हुआ है, सिकल सेल जो है मतलब जो हमारा डीएनए है वो म्यूटेट हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का। उसके बाद हम क्या करेंगे? गाइड आरएनए, लैब में हम गाइड आरएनए बनाएंगे, ठीक है, क्रिएट करेंगे जो हमारे म्यूटेटेड डीएनए को मैच करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? Cas9 जो है मॉलिकुलर सीजर्स है उसको हम इंजेक्ट करेंगे, मतलब Cas9 और आरएनए को मिक्स करके सुसान को जो है इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब गाइड आरएनए क्या करेगा? जो भी हमारा चेंजेस है डीएनए में, जो भी म्यूटेटेड डीएनए है उसको आइडेंटिफाई करेगा जो हमारे सिकल सेल हमको कॉज कर रहे हैं। और Cas9 क्या है? उस म्यूटेटेड डीएनए को अटैक करेगा, कट करेगा और साइंटिस्ट जो है उसमें हेल्दी डीएनए सीक्वेंस डालेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस जो है स्मूथली चलेगा और कभी भी सिकल सेल डिसीज जो है सुसान को नहीं होगी। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ CRISPR-Cas9 वर्क। अब व्हाट आर द बेनिफिट? तो प्रेडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर
ऑब्वियसली ये फास्टर है और एफिशिएंट डायग्नोस कर सकता है हमारी रेयर जेनेटिक डिसीज़ का। फूड सिक्योरिटी अगर बात करें तो ये फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर सकता है, क्योंकि वर्ड हाई इल्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ बना सकता है, एफिशिएंट क्रॉप्स बना सकता है। फिर फार्मास्यूटिकल एंड बायो टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्रिस्पर जो है वो कस्टमाइज है इंडिविजुअल थेरेपीज़ के लिए टू मार्केट मोर क्विकली, ठीक है। टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली ये रोल भी हमारा प्ले करेगा कि एग्रीकल्चर एमिशंस जो है वो कम हो और क्रॉप्स जो है मोर रिजिलियंट हो, ठीक है। तो दीज आर द बेनिफिट। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अंडर क्रिस्पर कैस9। कैंसर के लिए हमने बनाया था, HIV के लिए, पार्किंसंस के लिए, फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए। इंडिया का एडवांसमेंट क्या है कि सिकल सेल एनीमिया के लिए तो दिल्ली इंस्टीट्यूट जो थी उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था कि हम जेनेटिकली जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग जीन एडिटिंग टूल। फिर एग्री फूड्स के लिए अगर बात करें तो क्रिस्पर कैस9 यूज़ किया है रिसर्चर्स एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे उन्होंने बनाना जीनोम को एडिट किया है टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। फिर मिनिमाइज साइड इफेक्ट्स, तो ओवर जो प्रॉब्लम है ऑफ टारगेटिंग का, ऑफ टारगेटिंग का मतलब होता है कैन बी डिफाइंड एज अनइंटेंडेड क्लीवेज और म्यूटेशन एट अनटारगेटेड जीनोम, मतलब किसी अनटारगेटेड जीनोम में अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो उसको देखते हैं। तो ये भी साइड इफेक्ट्स को भी मिनिमाइज किया है। अब व्हाट आर द चैलेंजेस, ऑब्वियसली एथिकल चैलेंजेस, क्योंकि कंसर्न्स है डिज़ाइनर बेबीज़ के लिए कि अगर हम ह्यूमन को भी चेंज करेंगे तो ऐसा ज़रूरी किसी भी मेडिकल रीजन के लिए सोशल जो है हमारा स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर किया जाएगा। जैसे हम हाइट इंक्रीज़ कर दिए, इंटेलिजेंस इंक्रीज़ कर दिए। फिर जस्टिस एंड इक्विटी की बात करें तो बहुत सारे जो पुअर पीपल हैं उनके लिए इसका जीन एडिटिंग टूल जो है इतना पैसा नहीं होता कि अफोर्ड कर पाए, तो वो भी एक इशू है। बैलेंसिंग रिस्क एंड बेनिफिट की अगर बात करें तो वाइल ह्यूमन काइंड्स जो है बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं और जनरली पुअर्स जो है और नॉन स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन जो है टेक्नोलॉजी की, वो उसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल्स भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड ग्रीवांसेस हैं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो ये जो है नॉन रिवर्सिबल परमानेंट डैमेज करेगा हमारे एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो पूरी तरह डैमेज हो जाएंगे, सॉरी। और ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेट्स जो है पॉपुलेशन में प्रपोज कर देगा, ठीक है। तो दीज आर द चैलेंजेस। नाउ लेट्स कम टू वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले चीज़ कि एल्ट्रुइस्टिक साइंस, जैसे कि रिसर्चर्स जो है उनको डिज़ाइन करना चाहिए कि ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग को इंक्रीज़ करना है। अर्ली स्टेज एंड अनसर्टेनिटी एप्लीकेशन जो है उसको अवॉइड करनी है, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। कंसेंसस बेस्ड एप्लीकेशन को हमको फॉलो करना है, जब तक वो सेफ़ ना हो, इफेक्टिव रिसर्च ना हो, तब तक उसको यूज़ नहीं करना है। लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करना है, जब सारे रिजॉर्ट ख़त्म हो जाए उसके बाद लास्ट रिजॉर्ट की तरह इसको यूज़ करना है। एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की बात करें तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे इंडिया में प्रोवाइड करते हैं और उन्होंने बोला है कि हमको गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जो बेलमेंट रिपोर्ट में पब्लिश्ड है, और वो एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है जो कि हमारे पर्सन, बेनिफिशरी और जस्टिस की रिस्पेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड एंड क्रिस्पर कैस9। नाउ लेट्स कम टू द स्पेस टूरिज्म। तो इसरो ने अभी कुछ कैपेबिलिटीज़ डेवलप की है टुवर्ड्स स्पेस टूरिज्म थ्रू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी टू लो अर्थ ऑर्बिट। तो स्पेस टूरिज्म की अगर बात करें तो अभी बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे स्पेस पे मैन भेज रही हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे मैन या वुमेन पर्सन भेज रही हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में है। तो स्पेस टूरिज्म जो है ये सेगमेंट है स्पेस में जहाँ पे पीपल्स जो है वो ट्रैवल करेंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, मतलब कॉमन पीपल भी ट्रैवल कर सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, रिक्रिएशन और लेजर के लिए। स्पेस टूरिज्म जो है उसका एम यही है कि स्पेस को एसेसिबल बनाइए कि जो पीपल हैं जो वो पहुंच पाएँ जो स्पेस तक जाना चाहते हैं फॉर नॉन साइंटिफिक रीजंस। 3 प्राइवेट कंपनीज ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक एंड एलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स के आर द कंपनीज जो ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं स्पेस टूरिज्म में। और स्पेस टूरिज्म जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल, लूनार टूरिज्म में डिवाइडेड है। अब सब ऑर्बिटल टूरिज्म की बात करें तो 100 किलोमीटर, मतलब अर्थ के 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, और ऑर्बिटल टूरिज्म की बात करें तो 400 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। ड्यूरेशन इन स्पेस की बताएं तो ये पैसेंजर्स को फ्यू मिनट्स देता है स्पेस में, बट जो हमारा ऑर्बिटल टूरिज्म है वो डे स्पेंड करने के लिए देते हैं, इवन मोर देन वीक। वेलोसिटी अगर बात करें तो ऑब्वियसली 100 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, तो ऑब्वियसली लेस वेलोसिटी, लेस स्पीड की ज़रूरत है। इंस्टीड इट कैन फ्लाई अप टू अ सर्टेन हाइट दैट डिपेंड ऑन द स्पीड, और उसके बाद आ जाएंगे। बट ऑर्बिटल टूरिज्म में बात करें तो अगर स्पेस क्राफ्ट को हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही भेजना पड़ेगा तभी वो ऑर्बिटल में रह पाएगा, ऑर्बिट में घूम पाएगा और अपने ऑर्बिट में पोजीशन रह पाएगा बहुत दिन तक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल टूरिज्म।
नाउ लेट्स कम टू कंसर्न्स. व्हाट इज कंसर्न्स? तो पहला है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो पैसेंजर्स जो भी हमारे नॉर्मल कंडीशन में ट्रैवल नहीं कर सकते उनके लिए प्रॉब्लम है. लैक ऑफ इंटरनेशनल रूल्स ऑन गवर्नेंस. तो न्यू रूल्स जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्टिफिकेशन कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए. इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट. ऑब्वियसली हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलता है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, तो ये कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें ले जा सकते हैं तो वो फेंक सकते हैं. पैसेंजर की लाइबिलिटी की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस जो है आर एम्ड एट रेगुलेटिंग द सिग्नेटरी स्टेट्स and benefit the provision to handle the liability of private entities in space. Unclear status of space tourist. Obviously कोई भी इंटरनेशनल लॉ जो है स्पेस टूरिस्ट को डिफाइन नहीं करता है. और हाई कॉस्ट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली स्पेस पे अगर जाना है तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो दीज आर कंसर्न्स. नाउ लेट्स कम टू ड्राइवर्स ऑफ स्पेस टूरिज्म. फोकस्ड एफर्ट. इमर्जिंग स्टार्टअप इन स्पेस टूरिज्म. डिक्लाइनिंग कॉस्ट ऑफ स्पेस टूरिज्म अभी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है. और डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एकोमोडेशन. नाउ लेट्स कम टू इंडियाज इनिशिएटिव. तो गगनयान मिशन जो है इंडिया ने लॉन्च किया है कि वहाँ पे वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमारे मैन मिशन करेंगे. मैन मिशन है ये 2024 से 25. और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो कि हमारे एक्टिव पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर का बढ़ाएगा. ठीक है, अब आते हैं वे फॉरवर्ड. ऑब्वियसली हमको लॉज एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है जो कि हमारे स्पेस टूरिज्म के इशूज़ को हैंडल करे. सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स जो है उनको बढ़ाना है और उनके लिए बहुत मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत होगी जो हमारे पैसेंजर्स जाएंगे. और अर्जेंट नीड है कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन करना है कि क्लाइमेट हमारा कम डैमेज हो. और अप्रोप्रिएट नेशनल ग्लोबल स्पेस लॉज और रेगुलेशंस बनाए हैं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी असिस्ट करें to grow technologically and commercially. Okay, so this is the space technology. Now let's come to National Anti-Doping Act 2022. तो पार्लियामेंट ने अभी इसको पास कर दिया है और ये स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन इन्होंने दिया है कि हमको डोपिंग पूरी तरह से प्रोहिबिट करना है स्पोर्ट्स में. डोपिंग का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ सर्टेन हजार्डियस जो हमारे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है उनको लेना बिफोर द मैच. मतलब बिफोर द मैच अगर ले लोगे तो आपके पास ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि आप जो है पूरी तरह से मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड परफॉर्मेंस एनहांस कर पाओगे. तो इसलिए जो है डोपिंग जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है उनको यूज़ किया जाता है. ऑल्दो हेल्थ रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं बट ये जनरली इसीलिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो अभी जो है नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट जो है 2022 का उन्होंने अभी बोला है कि हम प्रोहिबिट करेंगे पूरी तरह डोपिंग स्पोर्ट्स में और एनफोर्स करेंगे एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ इन द कंट्री. अब नीड क्या है? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू वाडा इंडिया जो है 3rd हाईएस्ट कंट्री है जहाँ पे हम डोपिंग यूज़ करते हैं, डोप ऑफेंडर्स पाए जाते हैं. तो दूसरी चीज़ इसलिए कि हमको स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है एंटी डोपिंग एक्टिविटीज़ को स्पोर्ट्स में और इफेक्ट देना है यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स जो कि इंडिया ने रेटिफाई किया है. तीसरी चीज़ है कि लॉ अवेयरनेस बढ़ानी है एंटी डोपिंग के बारे में एज वेल एज प्रोहिबिटेड सब्सटेंस के बारे में. सफिशिएंट मैन पावर क्रिएट करना है कंट्री में जो कि अभी बहुत स्मॉल है और रिजॉल्व करना है प्रोसीजरल इशूज़ इन एंटी डोपिंग डिस्प्यूट. अब की फीचर्स क्या है कि पहली चीज़ तो डोपिंग को पूरी तरह प्रोहिबिट किया है कि जो भी एक्ट जो है वो एथलीट सपोर्ट पर्सनल को अदर पर्सन को पूरी तरह मना करते हैं कि आप डोपिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे. ठीक है, एंटी डोपिंग अगर आप वॉयलेट कर रहे हो डोपिंग एक्ट को मतलब पूरी तरह एंटी डोपिंग रूल्स को वॉयलेट कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आया है आप उससे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. आपको अगली बार पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी. फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाएंगे और कॉन्सिक्वेंस फॉर टीम स्पोर्ट्स के लिए भी होगा डिटरमाइंड बाय नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल आफ्टर हियरिंग. अब इन्होंने नाडा को इनकॉर्पोरेट किया है, इसको स्टैट्यूटरी बैकअप बताया जो कि एम्पावर किया कि ये रेट्स कंडक्ट करवा सकते हैं. और ये हेड कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल जो कि अपॉइंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. और ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन के एक्ट के अंदर सोसाइटीज़ जैसे स्टेब्लिश है. फिर उन्होंने नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया है. ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को एंटी डोपिंग लेजिस्लेशन के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में. बोर्ड जो है एक्टिविटीज़ पूरी देखेगी हमारी एजेंसीज़ की और बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटी डोपिंग रूल्स वायलेशन. बोर्ड जो है उसमें नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जहाँ पे चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 4 मेंबर्स होंगे. फिर डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी. द एग्जिस्टिंग नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो डिमांड कर रहे हैं टू बी द प्रिंसिपल ऑफ डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी. ठीक है,
तो ये चीज़ें जो है इसके एक्ट के अंदर दी गई हैं। अब व्हाट आर द कंसर्न्स, तो पहली चीज़ इंडिपेंडेंस जो है डायरेक्टर जनरल का, कि हमने देखा कि डायरेक्टर जनरल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, तो इंडिपेंडेंस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। इंडिपेंडेंस ऑफ डिसिप्लिनरी एंड हियरिंग पैनल्स की बात करें तो एज ग्राउंड फॉर रिमूवल हैज़ नॉट बीन स्क्राइब, हाँ प्रिस्क्राइब नहीं है इसमें एक्ट में, तो बोर्ड जो है डिस्क्रिशन बेसिस पे डिसाइड कर सकती है रिमूवल थ्रू रेगुलेशन। क्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स की, वाडा रिक्वायर्स WADA guidelines requires that the member of hearing panel must have anti-doping experience। अब प्रोविजन जो है ये लैक कर रहा है। अब आते हैं नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये स्टेब्लिश हुई थी, इसका एम यही था कि हमको परमानेंट एक्रीडिएशन चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से और वाडा से, जो कि हमारे बैन ड्रग्स को टेस्ट कर पाए। NDTL जो है वो अपना वाडा एक्रीडिएशन जो है अभी ख़त्म हो गया था 2019 में, उन्होंने ले लिया था, बट अभी रिगेन कर लिया है, और जो कि हमारे इंडिया के हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड को बूस्ट करेगा स्पोर्ट्स में। अब हम आते हैं व्हाट आर द सब्सटेंस, जो बैंड है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मॉनिटरिंग ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स, तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि वर्ल्ड की एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को देखती है। स्टेब्लिश हुई थी 1999 में एज एन इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी, और फुली इक्वली जो है फंड जो है इक्वली प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स मूवमेंट के द्वारा। फिर वाडा जो है पीरियोडिकली अपनी लिस्ट जो है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस की अपडेट करती है कि आप ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, और प्रोहिबिटेड सब्सटेंस तभी यूज़ कर सकते हैं अगर वो एग्जेम्प्टेड हो मेडिकल पर्पसेस के लिए। वाडा जो है पूरे स्पोर्ट्स को मॉनिटर करती है बेस्ड ऑन वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, और कोड जो है वो एंटी डोपिंग पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस बताता है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए या फिर यूरिन सैंपल दीजिए कि हम एंटी डोपिंग टेस्ट कर पाएँ। ठीक है, वाडा जो है डायरेक्टली कंडक्ट नहीं करता टेस्ट, ये जो है कुछ लैब्स को एक्रीडिएट करता है, वो जाके ये टेस्ट करते हैं। नेशनल लेवल पे अगर बात करें तो इंडिया में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स की। अब आते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स अभी कुछ फॉलोइंग मेजर्स रिकमेंड किए हैं टू इंप्रूव एंड स्ट्रेंथन एंटी डोपिंग इकोसिस्टम। पहली चीज़ उन्होंने बोला कि एजुकेशन को बूस्ट करना है, रेगुलर काउंसलिंग करनी है, अवेयरनेस रेज करना है फ्रॉम ग्रास रूट लेवल एंड इंप्रूव करना है उनका अवेयरनेस, स्टार्ट करना है स्पोर्ट्स साइंस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन कोर्सेज इन मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। डोप फ्री सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड करेंगे बाय इंडिपेंडेंट बॉडीज, ये मैंडेटरी है फॉर सप्लीमेंट एंड न्यूट्रोसिटिकल विच इज़ रियरली कंज्यूम बाय एथलीट्स। और माइनर एथलीट्स के बीच में डिस्टिंक्शन करना है, अर्ली डिटेक्शन मैकेनिज्म है, एनफोर्सिंग एथलीट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो दीज आर द गाइडलाइंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट, तो PSLV अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, दैट इज़ PSLV C53 सक्सेसफुली लॉन्च हुई है, जहाँ पे 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किया है इन द सेकेंड कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आपको पता है ये कमर्शियल विंग है हमारे इसरो का, जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हमको टेक्नोलॉजी हाई अप करना है स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। अब बिसाइड्स प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करने के अलावा इसरो जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, दैट इज पोएम, जो कि प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करेगा इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग फाइनल स्टेज। जो PSLV DL वर्जन है, PSLV में 4 स्टेज होते हैं, ऑल्टरनेट लिक्विड एंड सॉलिड स्टेज, ऑल्टरनेट सॉलिड एंड लिक्विड स्टेज, तो जहाँ पे फर्स्ट 3 स्टेज जो है वो हमारे ओशंस पे आके गिरता है, बट फाइनल स्टेज जो है वो स्पेस में जंक की तरह घूमता रहता है, तो हम 4th स्टेज को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ठीक है, और पोएम जो है ये डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि एक्ट करेगा एज अ प्लेटफॉर्म ब्रेन टू स्टेबलाइज इट विथ स्पेसिफाइड एक्यूरेसी। ये डिराइव किससे, अपनी पावर किससे लेता है, माउंटेड सोलर पैनल्स एंड लिथियम आयन बैटरी से। अब PSLV क्या है, 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और फर्स्ट लॉन्च व्हीकल है जिसमें हमने लिक्विड स्टेट डाला था, और ये जो है 1750 kg पेलोड्स जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जा सकता है, और 1400 समथिंग GSLV में, और ये लॉन्च करते हैं वेरियस सैटेलाइट इनटू जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ लेट्स कम टू जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये हमारे इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, और ये हमारा कैनेडियन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तीनों ने मिलकर लॉन्च किया था। ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो है रिसेंटली डीपेस्ट इंफ्रारेड इमेज जो है यूनिवर्स में डिलीवर की गई है। अब ये जो है सक्सेसर है हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप का, और इसको सन्स के लैग्रांज पॉइंट 2 में रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट। अब आते हैं लुक्स जेपलिन, दैट इज़ डार्क मैटर डिटेक्टर। तो अ टेस्ट रन ऑफ LZ डिटेक्टर, LZ डिटेक्टर जो है US का है, जहाँ पे डार्क मैटर को हमने डिटेक्ट किया है। तो विजिबल यूनिवर्स आपको पता है अर्थ, सन हो गए, अदर स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज, जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स
से बने हुए हैं, एक एटम के अंदर है, तो ये विजिबल है। दिस ऑर्डिनरी ऑल्सो कॉल्ड ब्रायोनिक मैटर्स, जो लेस देन 5% ऑफ द मास ऑफ द यूनिवर्स है, बस रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो है डार्क मैटर कंटेन करता है और जो कि इनविजिबल रहते हैं हमको, ठीक है। अनलाइक नॉर्मल मैटर, डार्क मैटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। इसका मतलब यही है कि ना तो वो एब्जॉर्ब करते, ना रिफ्लेक्ट करते, ना एमिट करते लाइट को, इसलिए एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं कि हम उनको पता कर पाएँ। इनको पता करने के लिए हम विजिबल ऑब्जेक्ट्स के इफेक्ट्स को पता करते हैं, तब हमको पता चलता है कि डार्क मैटर है। अब सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑब्वियसली अनएक्सप्लेन्ड जो चीज़ें हैं हमारी गैलेक्सीज की, वो हमको बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, और विल हेल्प इन डिटरमाइन इफ़ द यूनिवर्स इज़ ओपन, क्लोज्ड और फ्लैट। अब ये डिटेक्टर क्या है, ये डिज़ाइन किया गया था कि हमको डार्क मैटर को कैप्चर करना है इन द फॉर्म ऑफ वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये इसमें ह्यूज टाइटेनियम टैंक जो है फिल्ड विथ एक्सट्रीमली प्योर लिक्विड जेनॉन से फिल किया जाएगा, और सेंटर जो होगा LZ का, वन ऑफ द प्योरेस्ट प्लेसेस है हमारे अर्थ का। कोलैबोरेशन जो है US, UK, पोर्चुगल एंड कोरिया का है। अब आते हैं पेंटाक्वार्क्स एंड टेट्राक्वार्क्स। क्वार्क्स जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो यूजुअली कंबाइन करते हैं ग्रुप ऑफ 2s एंड 3s टू फॉर्म हेड्रॉन्स, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वगैरह को कंबाइन करते हैं। तो पेंटाकॉक मतलब 5 कॉक है, और पेंटाकॉक मतलब 5 कॉक है, और 4 कॉक्स जो है दैट इज टेट्राकॉक्स, ठीक है। तो पेंटाकॉक्स जो है फर्स्ट एवर पेयर ऑफ टेट्राकॉक्स आर 3 मेंबर्स ऑफ टू लिस्ट ऑफ न्यू हेड्रॉन्स, तो ये देखा गया है। अब आते हैं फाइब्रिजेशन। तो फाइब्रिजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम 2 रेडियो टावर्स को कनेक्ट करेंगे थ्रू ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो 5G अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अभी गवर्नमेंट ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया है। मतलब इन द backdrop of 5G spectrum auction for telecom airways by the government, the challenge for requisite infrastructure in terms of fiberization challenge is underscored, ठीक है। तो ऑल्सो ये क्या है, एडिशनल बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्गर बैकहॉल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। करंटली अगर बात करें तो इंडिया में ओनली 33% ऑफ द टॉवर्स जो है फाइबराइज्ड हैं, और इंडिया को 5G टेक्नोलॉजी के लिए और ज़्यादा हमको फाइबराइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब चैलेंजेस क्या है, ओब्वियसली मॉनिटरी कंस्ट्रेंट है कि इंडिया जो है 2.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है फाइबराइज करने के लिए। टाइम कंसेंट्स की बात करें तो हर विलेज को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016, जो कि हमको वन टाइम कंपनसेशन और यूनिफॉर्म प्रोसीजर प्रोवाइड करता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन, ठीक है। सो दिस इज द fiberization. Now let's come to तिहान. तिहान इज टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ये इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है जो कि हैदराबाद में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया था, और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है जो कि ग्लोबल जो हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है, उनको बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया। ये इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगी कि वो रिसर्च और डेवलप करें, लैब्स डेवलप करें और अकेडमियाँ डेवलप करें, और एक प्लेटफॉर्म डेवलप करें रिसर्च से रिलेटेड। और ये इट इज़ वन ऑफ द 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अब आते हैं क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता है, क्रिप्टो जैकिंग जो है ये साइबर अटैक है जो कि बहुत हार्ड होता है कि हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भी अटैकर है वो हमारे कंप्यूटर डिवाइस को हैक कर लेता है और उसके रिसोर्सेज जो है उसको माइन करता है और उससे फिर पैसा निकालता है, ठीक है। कॉइन माइनिंग जो है ये लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है जहाँ पे जो यूज़ किया जाता है न्यू क्रिप्टो कॉइन्स को रिलीज़ करने के लिए इनटू सर्कुलेशन टू वेरीफाई न्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसे ही एक ब्लॉक क्रिएट होता है और वेरीफाइड होता है। अब बैटरी सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो रीज़न क्या है फायर के, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ज़्यादा है, एक्सटर्नल डैमेज है, फॉल्टी चार्जिंग है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट जो है बैटरी का वो फॉल्टी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जल रही हैं हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। विद ग्रोइंग कंसर्न्स ओवर क्लाइमेट चेंज लार्जर, हमारा ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के कारण जो है हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो कम जो है पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज हम यूज़ करते हैं, जैसे लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट, निकल मेटल। लिथियम आयन बैटरीज जो है मोस्ट प्रिफर्ड बैटरीज है, जिनका वेट पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा होता है, हाई एनर्जी एफिशिएंसी होती है, लो सेल्फ डिस्चार्ज होता है। अब स्टेप्स क्या लिए हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने फॉर्मुलेट किया है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज। फिर प्रोब कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग टू इंक्रीज its range to increase its range by recovering energy, or reuse of electric vehicles batteries in factories and home energy battery storage system. अब आते हैं रिपोर्ट ऑन एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोमिक्स। तो WHO साइंस काउंसिल जो है इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज़ की है ऑन एक्सेलरेटिंग एक्सेस टू जीनोमिक्स फॉर ग्लोबल हेल्थ, जहाँ पे उन्होंने आर्ग्यू किया है दैट इज़ इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल
ethically or scientifically or for less resource countries to gain access to such technologies long after rich countries do। ठीक है, तो जो हमारी साइंस काउंसिल है वो इस्टेब्लिश की थी डायरेक्टर जनरल जो है WHO को उन्होंने, और उन्होंने रिसर्च स्ट्रैटेजी जो है साइंस की उसके बारे में बताया था। रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी है कि 4 थीम्स को एड्रेस करना है। पहली चीज़ एडवोकेसी, दूसरी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीनोमिक मेथडोलॉजीज, फिर कोलैबोरेशन एंड अटेंशन टू द एथिकल एंड लीगल सोशल इशूज। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज जीनोमिक। हमने पढ़ा कि एंटायर सीक्वेंस जो DNA का होता है दैट इज कॉल्ड जीनोमिक्स। जेनेटिक क्या होता है ऑन अदर हैंड इट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी। एप्लीकेशन क्या है, ऑब्वियसली ह्यूमन जीनोमिक्स फॉर मेडिकल पर्पसेस, माइक्रोबियल जीनोमिक्स फॉर मेडिकल पर्पसेस, एग्रीकल्चर के लिए बायोलॉजिकल एंड मेडिकल। फिर आते हैं जीनोम इंडिया जो है ये प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। फिर इंडिजन प्रोग्राम CSIR का प्रोग्राम है। फिर इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम जो कि अभी लॉन्च किया है कोविड के टाइम पे। अब आते हैं ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022। तो ये क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को जो है रिप्लेस करेंगे और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शंस बनाए हैं। इंडिया जो है टॉप 20 कंट्रीज़ में एक आता है जहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। ठीक है, की हाईलाइट्स अगर बात करें तो न्यू डेफिनेशन प्रोवाइड की है क्लिनिकल ट्रायल्स की, ओवर द काउंटर ड्रग्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, मेडिकल डिवाइसेस की न्यू डेफिनेशन बताई है। मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग सेंटर्स जो हैं वो ऑन ड्रग लेबोरेटरीज के लाइन पे बढ़ेंगे स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। रेगुलेट किया जाएगा ऑनलाइन फार्मेसीज को और मेडिकल डिवाइसेस को, और परमिशन ली जाएगी ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेशन जो है ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए हमको सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ली जाएगी। सेपरेट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा और सेंटर को अलाउ किया जाएगा कि वो कुछ जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको वेव करें टू मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट न्यू मेडिकल डिवाइसेस इन पब्लिक इंटरेस्ट। पेनल्टीज़ जो है इम्प्रिजनमेंट और कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और डेथ जो है वो भी दी है गई है। और इस्टेब्लिश किया गया है एक साइंटिफिक रिसर्च बोर्ड फॉर सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन ड्रग फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, सोवा रिग्वा, यूनानी एंड होम्योपैथी। अब आते हैं मंकी पॉक्स जो है अभी इन्होंने PH जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न होता है इसको सेटिस्फाई कर लिया अंडर WHO इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। अगर WHO के इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जो है ये आउटब्रेक जो है कब हमको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एट इंटरनेशनल कंसर्न डिफाइन किया जाता है। पहली चीज़ कि अनयूजुअल हो, अनएक्सपेक्टेड हो। दूसरी चीज़ इंटरनेशनल स्प्रेड जो है ज़्यादा हो रहा हो और इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत हो, तब जो है उसको PHEIC की कैटेगरी में डाला जाता है। वंस वो एक बार स्प्रेड हो जाता है इंटरनेशनली तो WHO उसको डिक्लेयर कर देता है पेंडेमिक। अब PHEIC जो है ये WHO की हाईएस्ट लेवल अलर्ट है जहाँ पे WHO अनाउंस करता है, फंडिंग को अनलॉक करता है और ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेट करने के लिए बोलता है। अब मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो ये वायरल डिसीज़ है जो हमारे क्लोज कॉन्टेक्ट्स अगर हम आते हैं किसी मंकी उसके साथ तो अब हमको होता है टू कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके एंड पस फिल्ड स्किन लेसन्स होते हैं। करंट आउटब्रेक जो है इज़ अनलाइकली एनी प्रीवियस वन आउटसाइड द अफ्रीका। ठीक है, और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी हो सकता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन तो। इट हैज़ बिन स्प्रेडिंग चीफली इन मेन हु हैव सेक्स विथ मेन इन रिसेंट आउटब्रेक्स आउटसाइड अफ्रीका। IHR क्या है, बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है जहाँ जो कि 196 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करता है अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स मेंबर्स ऑफ WHO। अब आपको व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। एंडेमिक वो होता है कॉन्स्टेंटली वो एक ही पॉपुलेशन में प्रेजेंट हो और लो रीच हो, लो स्प्रेड हो, तो दैट इज एंडेमिक। एपिडेमिक की बात करें तो सडन इंक्रीज हो जाए अगर केसेस में थ्रू अ लार्ज पॉपुलेशन, दैट इज एपिडेमिक। पैंडेमिक डिसीज जो है सडन इंक्रीज हो जाए अक्रॉस सेवरल कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक डिसीज। अब आते हैं हाउ वाई मेनी ऑफ द डिसीज़ लाइक मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस, जीका, ये सब अफ्रीका में ही ज़्यादातर मिलते हैं और एशिया में। तो ह्यूमन जो है इस कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, इस कारण तो टच वगैरह ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें कि रिच इन बायोडाइवर्सिटी है इसलिए लार्ज पूल ऑफ पैथोजेंस मिलते हैं। रैपिड ग्रोथ है अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है एरियाज़ को क्लियर किया जा रहा है और मोर इंटरेक्शन जो है स्पीशीज़ के साथ बढ़ रहा है। ऑन बोथ कॉन्टिनेंट्स मैनी फैमिलीज जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और पे डिपेंड है लाइफ स्टॉक पे, तो इसलिए जो है इसके कारण भी डिसीज़ ज़्यादा फैल रही हैं। अब अफ्रीकाज फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन, तो गावी जो है दैट इज़ द ग्लोबल वैक्सीन अलाइंस, उन्होंने $160 मिलियन इन इंटरनेशनल सपोर्ट बोला है कि फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जो है अफ्रीका तक पहुंचाई जाए फ्रॉम 2022 to 25। फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन जो है अफ्रीका में वो घना, केन्या, मलावी से स्टार्ट होगी
अब मलेरिया क्या होता है, एक्यूट फेब्रिल इलनेस होता है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट कॉज करते हैं, जो स्प्रेड होता है पीपल में जब हमारी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हमको इन्फेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट अगर बात करें तो एस्टिमेटेड 241 मिलियन मलेरिया केसेस हमको मिलते हैं, और मलेरिया जो है वो प्राइमरी कॉज है चाइल्डहुड इलनेस का एंड डेथ इन सब सहारन अफ्रीका। मलेरिया इन इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है अकाउंट करता है 83% ऑफ द एस्टिमेटेड केसेस एंड अबाउट 82% ऑफ द ऑल मलेरिया डेथ्स जो है वो हमारी हो रही है। इंडिया ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च किया था 2016 से 2030 तक कि मलेरिया को एलिमिनेट करेंगे बाय 2030। अब गोल क्या है कि हमको जीरो इंडिजीनियस केसेस हमको मलेरिया के 2027 तक अचीव करना है और सस्टेन एलिमिनेशन करना है 2030 तक। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मलेरिया। नाउ लेट्स कम टू वायरस इन न्यूज़। तो पहला है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो सेरवावैक द कंट्रीज फर्स्ट क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है अभी ये वैक्सीन लाई गई है पेपिलोमा वायरस के लिए, जो कि मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और ये अप्रूव कर दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। तो HPV क्या है, इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जो कि हमारे सर्वाइकल कैंसर को कॉज करता है। सर्वाइकल कैंसर जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है हमारे विमेन में इंडिया में, डिस्पाइट बीइंग लार्जली प्रिवेंटल। और सर्वाइकल जो कैंसर है वो एलिमिनेट होगा अगर पर प्यूबेट्रल जो गर्ल्स होती हैं उनको HPV वैक्सीन दिया जाए। अब आते हैं एप्स्टीन बार वायरस। साइंटिस्ट ने अभी फाउंड किया है कि कैंसर कॉजिंग दिस वायरस जो है वो न्यूरोनल सेल्स को इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें डिसीज़ बढ़ रही है। EPV वायरस जो है ये वाइडली प्रेजेंट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन में, और ये जनरली हार्मलेस होता है, बट द वायरस जैसे ही हमारे बॉडी में एक्ट करता है इन सम अनयूजुअल कंडीशन तो हमारी जो है बॉडी उससे नहीं लड़ पाती है। और ठीक है, तो स्टडी वॉज कंडक्टेड बाई, स्टडी किसने कंडक्ट की, IIT इंदौर अंडर फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब आते हैं मरबर्ग वायरस डिसीज। तो घना ने अभी रिपोर्ट किया है फर्स्ट केस। तो ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल हेमोग्राफिक फीवर है जिसकी फर्टिलिटी रेशियो जो है 88% है। सेम फैमिली इबोला से बिलोंग करते हैं। ये फर्स्ट आइडेंटिफाई हुई थी 1967 में जर्मनी में। फ्रूट बैट्स जो है फॉर टेरिपेराडो फैमिली वो की कैरियर्स है हमारे मरबर्ग वायरस के, और ये ट्रांसमिट हो सकता है पीपल में फ्रॉम फ्रूट बैट्स एंड स्प्रेड अमंग ह्यूमंस, और ह्यूमन कॉन्टैक्ट में भी बढ़ सकता है। करंटली इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब डिसीजन इन न्यूज़ की बात करें तो काला अजहर को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं और विसरल लेशमिनासिस भी बोलते हैं। ये प्रोटोजोन पैरासाइट डिसीज है जो सैंड फ्लाई के थ्रू हमारी बढ़ती है। ठीक है, इसको लेशमानिया डोनोवानी भी बोलते हैं। डिसीज़ जो है डिसीज़ जो है ये किस वजह से कॉज होती है, दैट इज़ माल न्यूट्रिशन के कारण, पॉपुलेशन डिस्प्लेस होने, पुअर हाउसिंग है, वीक इम्यून सिस्टम है इसके कारण, और ये ट्रीटेबल है और क्यूरेबल है, और ये अभी जनरली एंडेमिक है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। फिर नेशनल काला अजहर एलिमिनेशन प्रोग्राम भी आया था जहाँ पे हमको कंट्रोल करना है डिसीज़ को, और फिर गवर्नमेंट ने एम किया था कि 2015 तक हम एलिमिनेट कर देंगे काला अजहर, बट डेडलाइन जो है मिस हुई। अब आते हैं अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। तो रिसेंटली केसेस अभी रिपोर्ट किए गए हैं बिहार से। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्या है, ये हाईली कंटैगुअस और डेडली वायरल डिसीज़ है जो कि हमारे पिग्स को अफेक्ट करती है और वाइल्ड बोर को। ASF जो है वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, और ये ट्रांसमिट भी नहीं होती पिग्स के ह्यूमन में। करंटली देयर इज़ नो इफेक्टिव वैक्सीन फॉर दिस, और ये फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था इंडिया में 2019 में। अब आते हैं बायोप्लास्टिक। आपको अब ब्रिटिश फर्म ने अभी बोला है कि वो प्रोड्यूस करेगी वर्ल्ड का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड, जो हमारे टॉक्सिक पॉलीविनाइल क्लोराइड को रिप्लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो बायोप्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जो हमारे सोर्सेज, जो हमारे शुगर, स्टार्च, लिविंग सोर्सेज से हम लेते हैं रादर देन ऑयल और गैस, और ये टॉक्सिक वेस्ट क्रिएट नहीं करते। दे आर 100% डिग्रेडेबल होते हैं, इक्वली रेसिस्टेंट होते हैं और वर्सटाइल होते हैं, और यूज़ कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में। फिर आते हैं पॉप फेम। तो US साइंटिस्ट ने एक फ्यूल डेवलप किया है, दैट इज़ पॉप फेम फ्रॉम बैक्टीरिया से डेवलप किया है। अब पॉप फेम दैट मीन्स पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड्स मिथाइल ईस्टर। ये न्यू फ्यूल मॉलिक्यूल है जहाँ पे 7 सेट ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग्स से बना हुआ है। अब साइक्लोप्रोपेन जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया से इन फैमिली कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिस, और इसमें 3 कार्बन रिंग होती हैं जहाँ पे हर कार्बन एटम जो है 2 अदर एलिमेंट से कंबाइन किया जाता है, मोस्टली
थी हाइड्रोजन से। अब पॉप फेम जो है वो फाउंड किया गया है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी ओवर 50 मेगा जूल्स होती है एज़ कम्पेयर टू 32 मेगा जूल्स फॉर पेट्रोल एंड 35 मेगा जूल्स फॉर RP1। और ये जो है रॉकेट फ्यूल के लिए बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, तो इसलिए इसको यूज़ करना हमको चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ पॉप फेम। तो दिस इज़ द एंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। I will start culture tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.